अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 4 उसको स्टार्ट किया हुआ था और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम जो मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं उनको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसकी एक अप्रोच है जो आपकी बुक में दी गई है, वो भी हम इसी लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन या इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, मोलैरिटी। इसे मोलैरिटी भी कहते हैं। अब ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है, अगर मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं तो किसी भी सोल्यूट या आप इसमें जो आपकी बुक में लफ्ज यूज है सब्सटेंस, लेकिन मोलैरिटी में हम जो है ना वो सोल्यूट को यूज करते हैं। आप किसी भी सब्सटेंस, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी, उसको अगर आप 1 मोल, उसका 1 मोल अगर आप क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, तो वो जो आपके पास क्या होगा, एक सोल्यूशन बनेगा, वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसे हम मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो मोलरिटी है वो क्या है, वो 1 मोल/डेसीमीटर क्यूब है। इसका मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करना, इसे हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। अब आप वो सब्सटेंस पहले जो आपके पास क्या है, बीकर है, उसके अंदर आप डाल देंगे, फिर इतना उसमें पानी डालेंगे कि उस सॉल्यूशन को जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोल/डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो ये आपके पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन इन मोल/डेसीमीटर क्यूब। यहां पर देखें उसका यूनिट है ये मोल/डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या होगा, यूनिट होगा। इसको आपने याद रखना है, इसी से डेफिनेशन ही बनती है। देखें विच इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जो कि रिएक्टेंट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट, डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपने 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस के अंदर जो सब्सटेंस है उसके जितने मोल्स आप डिसॉल्व कर देंगे उतने मोलर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन आपके पास तैयार होता जाएगा। अगर आप 2 मोल्स डिसॉल्व करेंगे तो 2 जो ना पास मोलर कंसंट्रेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। अगर 3 मोल करेंगे तो 3 मोलर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या होगा, वो तैयार होगा। एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो डेसीमीटर क्यूब है, ये आपने इसको वॉल्यूम का यूनिट यही लेना है जब आप मोलर कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और उसके अलावा 1 डेसीमीटर क्यूब is equal to 1 liter and that is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या है, ये आपने जो ना पास वैल्यू है ये आपने याद रखनी है, ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगी। अगर सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको वॉल्यूम दिया गया हो सॉल्यूशन का तो आप उसे पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अगर लीटर में दिया गया हो तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है। इस चीज को भी आपने याद रखना है जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखें फार्मूला जो हमारे पास है, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो आपने जो वॉल्यूम लेना है वो किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में, और ऊपर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मोलर कंसंट्रेशन को हम लार्ज सी उससे डिनोट करते हैं, लार्ज सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, उसे हम एन से, ओवर वॉल्यूम उसे वी से, एन ओवर वी, सी इज इक्वल टू एन ओवर वी। अगर आप यहां से नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना चाहते हैं तो इस वॉल्यूम को इधर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये आपने जो ना नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला और मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, इसको आपने इस तरह से क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.2 मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो यहां पर देखें हमें दो चीजें दी गई हैं, एक आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और दूसरा आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, और हमें चाहिए भी थी ये दोनों चीजें, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। तो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन इजीली आ सकती है। तो नंबर ऑफ मोल की जगह 0.2 और वॉल्यूम जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0.2 मोल/डेसीमीटर क्यूब क्या आएगा, आंसर आएगा, जो उस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगी।
अब उसके अलावा नेक्स्ट आपकी बुक में नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले दिए गए हैं, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल सबसे पहले आपने पढ़ा, ये इक्वल होता है किसके, मैस ओवर मोलर मैस के। और नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम के क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने इन तीनों फार्मूलों को एक दूसरे के साथ इक्वेट किया था और हमारे पास क्या आया था, जो ना एक मैजिक फार्मूला आया था। तो वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले लेक्चर जो हैं इसके वो लाजमी देखेगा, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है। आपको मोलर कंसंट्रेशन दी गई हो या आपको मोलरिटी दी गई हो, दोनों क्या है, एक ही चीजें हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से आप जो ना वो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं, चारों फार्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चार फार्मूले आपने याद रखने हैं। आप किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रॉब्लम है इसी मोलर कंसंट्रेशन के लिहाज से आपकी बुक में दी गई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 27.64 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमने जो ना हमेशा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने का क्या होता है, एक तरीका। यहाँ पर देखें, जो चीजें आपको दी गई हैं वो आप मार्क कर लें, जो फाइंड करनी है वो भी आप मार्क कर लें। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब जिसको हम C से शो करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वो हमें दिया गया है इन डेसीमीटर क्यूब, हमें वो वॉल्यूम दिया गया और हमें डेसीमीटर क्यूब में ही चाहिए था। और आपके पास क्या दिया गया यहाँ पर, मैस। हमें तो नंबर ऑफ मोल चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो क्या दिया गया है, मैस दिया गया। तो आप उस फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने मॉडिफाई किया है। यहां पर देखें, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम। लेकिन ये किस में वॉल्यूम होगा, डेसीमीटर क्यूब में। हमारे पास वॉल्यूम है पड़ा, तो हमने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है। इनको भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया गया था, मैस दिया गया था। तो मैं नंबर ऑफ मोल की जगह उसका मैस वाला फॉर्मूला क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोल इज आल्सो इक्वल टू द मैस ओवर मोलर मैस। तो मैंने यहाँ पर m ओवर लार्ज m, तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है। तो मैंने इस नंबर ऑफ मोल की जगह पर उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने पुट कर दिया, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम विद डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको लिखेंगे 1 ओवर v, और ये किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये मोलर कंसंट्रेशन का एक और मॉडिफाइड फॉर्म है मोलर कंसंट्रेशन के फार्मूले की, जिसको आप तब यूज करेंगे जब आपको मैस दिया गया हो। अगर आपको जो ना आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों, n अगर आपको दिया गया हो और उससे आपने क्या करना हो, मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो, तब भी आप फार्मूला यही यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, यानी कि आप नंबर ऑफ मोल की जगह उसका वो वाला फार्मूला लगेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल यूज होते हैं, n ओवर Na मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर v, और वॉल्यूम किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में होगा। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया हो किसी भी सब्सटेंस का जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, तब आप यही फार्मूला दोबारा से यूज करेंगे। लेकिन यहाँ इसकी मॉडिफाइड फॉर्म होगी, जिसमें आप वॉल्यूम ओवर, यहाँ पर इसी फार्मूले को अगर मॉडिफाई करें वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर v डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है उस सब्सटेंस का, और ये जो v है ये डेसीमीटर क्यूब में है, और ये क्या है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो है। तो यहाँ पर इन तीनों में आपने डिफरेंस भी याद रखना है। ये भी आपके पास वॉल्यूम किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में ही होगा। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या था, न्यूमेरिकल था, जिसमें हमें मैस दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था, और हमने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी। तो हमने उस फार्मूले को मॉडिफाई किया, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम मैस पुट करेंगे और यहाँ पर हम मोलर मैस पुट करेंगे उस सोल्यूट का, पोटेशियम कार्बोनेट का। मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें, जो पोटेशियम एक एलिमेंट, इसमें देखें 3 एलिमेंट क्या है मौजूद हैं, पोटेशियम एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। पोटेशियम की एटॉमिसिटी 2 है, कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी प्लस
यहाँ पर कार्बन उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी, क्योंकि 1 है इसलिए मैंने उसके साथ नहीं लिखा। अब प्लस ऑक्सीजन उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिसिटी। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 138 ग्राम पर मोल उसका क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम इन तमाम वैल्यू को हमारे पास मैस आ गया, यहाँ से हमारे पास मोलर मैस हमने खुद फाइंड किया वो हमारे पास आ गया, और हमारे पास वॉल्यूम भी है पड़ा। तो हम इस फार्मूले में सारी चीजें पुट करेंगे। मैस 27.64, मोलर मैस 138 जो यहाँ पर हमने फाइंड किया, 1 ओवर वॉल्यूम क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या होगा जो ना इस न्यूमेरिकल इस प्रॉब्लम का क्या होगा वो सॉल्यूशन होगा और इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरप्रिटेशन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटरप्रेट कर सकते हैं किस तरह से ताकि हम उसकी जो ना पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो इजीली कर सकें। यहाँ पर आपने एक चीज पर गौर करना है, हमेशा स्टोइकियोमेट्री डील करती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप पहले उसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसे इंटरप्रेट करेंगे, तब आपके पास जो कैलकुलेशन आएंगी वो क्या आएंगी, दुरुस्त आएंगी। तो यहाँ पर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखें यह आपके पास क्या है, इक्वेशन है अमोनिया सिंथेसिस की। हाइपर प्रोसेस में हम अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं, उसकी इक्वेशन ये है। इसमें देखें यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है ये आपके पास रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस स्टेट में है, और ये भी आपके पास क्या है अमोनिया वो भी गैसेस स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये आपके पास क्या है रिएक्टेंट, और ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और अमोनिया बनाया। अब यहाँ पर देखें इन रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, ये यहाँ पर जहां पर कोएफिशिएंट नहीं होता वहां पर कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, ये और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट, और यहाँ इस प्रोडक्ट का ये 2 कोएफिशिएंट है। तो ये जो कोएफिशिएंट हैं ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर अब यहाँ से हम इसको इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। देखें इसका 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का 2 मोल बनाते हैं। तो यहां पर देखें सबसे पहली इंटरप्रिटेशन 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मैंने आपको बताया जो कोएफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट्स के वो आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इन नंबर ऑफ मोल्स को देखते हुए हमने क्या किया, सबसे पहली इंटरप्रिटेशन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दूसरी इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर देखें हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से करेंगे। देखें यहाँ 1 मोल है, 1 मोल में आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि Na एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यहाँ 3 मोल है, इसका मतलब यहाँ 3Na और जो ना वो आपके पास क्या होंगे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और यहाँ पर आपके पास क्या है 2 मोल्स हैं तो 2Na मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे अमोनिया के। इसका मतलब 1Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, 1Na molecule of N2 react with 3Na molecules of H2 to produce 2Na molecules of ammonia। तो ये आपके पास यही है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही हमने इसको इंटरप्रेट किया है। लेकिन आपकी बुक में यहाँ 1 molecule of N2 react with 3 molecules of H2 to produce 2 molecules of NH3 ये लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखें Na, यहाँ पर भी Na है और यहाँ पर भी क्या है Na। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो हमारे पास बाकी सिर्फ ये डिजिट रह जाएंगे 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल। तो वही सेंटेंस बन जाएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो ना आपके पास क्या है ये जो रिएक्शन है इसमें सारे रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है गैस स्टेट में मौजूद हैं। और अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस स्टेट में मौजूद हों तब हम वॉल्यूम को भी कंपेयर कर सकते हैं। इस चीज का आपने याद रखना है कि सारे जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं वो गैस स्टेट में होने चाहिए। अगर कोई एक भी जो ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में आया तो हम ये वॉल्यूम वाली इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके पास क्या है सॉलिड है उसके अंदर हम वॉल्यूम को डिस्कस नहीं करते स्टोइकियोमेट्री में। अब यहाँ पर देखें ये 1 मोल और 1 मोल के अंदर वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब इसका 1 मोल का मतलब 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 रिएक्ट विद, यहाँ पर देखें 3 मोल्स हैं H2 के, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 टू प्रोड्यूस, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 मोल्स हैं 2 मोल्स हैं तो प्रोड्यूस
2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। इसका मतलब 1 मोल है तो उसमें उसका वॉल्यूम 22.414 होगा। इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें। अब ये 3 मोल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414, ये 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414। तो ये आपके पास इस तरह से क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो मैस है। अब 1 मोल जो आपके पास क्या है N2 है, इसका मैस आप कैसे फाइंड करेंगे, ये मोलर मैस की बात हो रही है क्योंकि मोल्स दिए गए हैं तो उनके जो है मोलर मैस की बात होगी N2। तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन जो आपके पास क्या है उसका मैस होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मैस होगा 28 और उसके साथ आप क्या लगाएंगे, ग्राम लगा देंगे। तो इसका मतलब 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद अब 3H2 का मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का मास क्या होगा 6 ग्राम होगा। इसका मतलब 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस। अभी देखें अब अमोनिया का जो आपके पास क्या है मास आपको निकालना होगा। नाइट्रोजन के आपके पास 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 उनका होगा तो ये आपके पास 17 हो जाएगा। ये 1 मोल अमोनिया का मास है 17 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 2 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 34। इसका मतलब 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पास 20 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3 और अमोनिया। तो ये हमारे पास क्या था, इंटरप्रिटेशन थी, जिससे हम ये इंटरप्रिटेशन अगर आपको आ जाएगी तब आप कैलकुलेशन जो है ना वो इजीली कर सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक जो आपके पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में दी गई है, अजम्पशंस जो हैं स्टाइकियोमेट्री की 3 अजम्पशंस हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है। ये अजम्पशंस 3 कौन सी हैं देखें, ये आपके पास मिसाल के तौर पर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मैं स्टाइकियोमेट्री में डिस्कस करना चाहता हूं तो इसके ऊपर 3 अजम्पशन या मफरूजे वो आपके पास क्या होंगे, अप्लाई होंगे। पहला ये होगा जिसमें नाइट्रोजन और अमोनिया ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, यानी कि इनमें से थोड़े से भी रिएक्टेंट वो बचे नहीं, यानी कि वो एक्सेस में मौजूद ना हो। सारा का सारा N2 जितना आपने लिया, सारा का सारा H2 जितना आपने लिया है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। तो ये सबसे पहला, ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये सबसे पहला जो आपके पास क्या अजम्पशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and law of conservation of definite proportion should be obeyed। अब इसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, इसका मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट के मैसेज और प्रोडक्ट के मैसेज वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पर देखें अगर इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 28 ग्राम अभी हमने निकाला इसका प्लस 6 ग्राम इस हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना होगा 28 प्लस 6, ये होगा 34 ग्राम। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसका मैस कितना होना चाहिए, 34 ग्राम होना चाहिए, और अभी हमने निकाला था इसका मैस कितना निकला था, 34 ग्राम निकला था। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैसेज आपस में बराबर हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर आप 1:3 के लिहाज से, यहाँ पर देखें ये 1 मोल नाइट्रोजन का है और 3 मोल वो हाइड्रोजन का है, 1:3 के लिहाज से अगर आप क्या करेंगे नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तभी जाके क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अगर आप इस रेशो को चेंज करते हैं 2:2 या किसी भी और रेशो को ले आते हैं तब अमोनिया सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन रेशो, तो इसका मतलब इसके अंदर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है रिएक्टेंट्स की जो आपस में रिएक्ट करती है। तो ये दूसरा आपके पास असम्पशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी असम्पशन है नो साइड रिएक्शन अकर। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया ही बनाए, कोई और कंपाउंड ना बने। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई साइड रिएक्शन अकर ना हो, तो नो साइड रिएक्शन अकर। अगर साइड रिएक्शन अकर होगा तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कुछ मिकदार रिएक्टेंट की क्या होगी उस कंपाउंड को बनाने में यूज हो जाएगी, तो जो आपके पास क्या है प्रोडक्ट की अमाउंट है या मैस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो क्यों कम हुआ, क्योंकि इनका जो मैस है थोड़ा सा वो दूसरे कंपाउंड बनाने में क्या हो गया, यूज हो गया। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई नहीं होगा, साइड रिएक्शन अकर हो जाएगा, तो ऑल रिएक्टेंट नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, इसमें तो कन्वर्ट नहीं हुआ, किसी और में कन्वर्ट हो गए, तो ये तीनों एजम्पशन उसमें फॉलो नहीं होगी। इसका मतलब नो साइड रिएक्शन अकर व्हेन यू डू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये हमारे पास क्या था, अजम्पशन थी स्टोइकियोमेट्री की। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अप्रोच
टू डू स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अप्रोच टू डू स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब इसमें हम जो ना आपकी बुक में उसको उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए उसको उर्दू में लिखा है। ये तीनों पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी केस की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इन तीनों पॉइंट को हम समझते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल एक जो ना वो सॉल्व करेंगे। 4.11 जो आपकी प्रॉब्लम है 4.11 उसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये सारे रूल्स अप्लाई करूंगा इसके ऊपर और ये आपको इजीली क्या हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें भी हम ये तीनों रूल्स अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आपको सवाल में यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन होगा मैस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम या मोलरिटी, या मोलरिटी का दूसरा नाम क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, ये चारों चीजें, मैस हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, वॉल्यूम हो गया और आपके पास मोलरिटी चौथी चीज होगी। अगर ये चारों चीजें आपको दी गई हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना होगा, इनको आपने क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ मोल में। मैस को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप जानते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। पार्टिकल को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। वॉल्यूम को ये भी आपको पता है, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। और इस जो आपके पास मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन है उसको आप नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। इससे यानी कि आपने इन चारों चीजों को कन्वर्ट कर लेना किसमें, नंबर ऑफ मोल में। ये आपका पहला काम होना चाहिए और आपने कोई काम नहीं करना, ये सबसे पहला आपने काम करना है। अब मोलर कंसंट्रेशन दी गई हो तो उसको मोल्स में तब्दील कर लो। अगर मोल्स दिए गए हों तो उनको वैसे ही रहने दो। अगर आपको सवाल में मोल ही दिए गए हैं तो फिर आपने उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मोल्स ही चाहिए थे और मोल्स ही दिए गए हैं। तो ये आपने दूसरा पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जिनके मोल्स आपने निकाले या जिनके मोल्स दिए गए थे। देखिए आप यहाँ पर आपने इन फार्मूलों को लगाकर मोल्स निकाले। अगर आपको मैस, पार्टिकल या वॉल्यूम या मोलरिटी दिए गए थे तो आपने उसको मोल्स निकाले, खुद ही निकाले थे, या आपको दूसरी सूरत ये थी कि मोल दिए गए थे। उसने यही कहा कि जिनके मोल्स आपने निकाले या जिनके मोल्स दिए गए थे, ख्वाह वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट के मोल दिए या फिर प्रोडक्ट के दे, या उसके आपने रिएक्टेंट के निकाले या प्रोडक्ट के निकाले, जो भी सूरत है आपके पास वो प्रोडक्ट हो, उनको मोल्स से कंपेयर करेंगे जिनके आपने फाइंड करने हो। यानी कि आपके पास मोल्स आ गए, या आपने खुद निकाले या आपके पास पहले ही आपको सवाल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे। आपने उन मोल्स को कंपेयर करना है उन मोल्स के साथ जिनके मोल्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। यानी कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेंगे और जो मोल्स आपने निकाले हैं और जिन जो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स आपने फाइंड करने हैं, उनके आप क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे। इसका मतलब क्या है, यानी कि खा वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर इस एग्जांपल से आपको ये दोनों पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर देखें, when 3.3 moles of nitrogen react with hydrogen, how many moles of hydrogen are consumed? अब यहां पर देखें, यह हेबर प्रोसेस, अमोनिया सिंथेसिस N2 प्लस H2, यह आपके पास क्या बना रहा है, NH3 अमोनिया बना रहा है। अब यहां पर उसने सवाल के अंदर जो ना आपके पास ये क्या है, क्वेश्चन है, सवाल है, इसमें उसने क्या दिए हैं, मोल्स दे दिए हैं। तो इसमें किसी का मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, मोल उसने दे दिए हैं। अब ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन के मोल हैं N2 के, या आपके पास क्या है, N2 के मोल हमारे पास हैं पड़े। अब ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, मोल हमें उसने, अगर मोल दिए गए हों तो उनको वैसे ही रहने दो, तो हमारे पास मोल दिए गए हैं। रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर देखें हाइड्रोजन के मोल यानी कि H2 के मोल हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब यहां पर देखें दो चीजें, एक के मोल आपको दिए गए हैं, सवाल के अंदर ही दिए गए थे, और दूसरे के मोल आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। इसका मतलब जिनके मोल आपने निकाले या जिनके मोल दिए गए थे, वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। यहाँ पर देखें ये N2 और H2 दोनों रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनको मोल्स से कंपेयर करो जिनके आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। इसका मतलब आपने इनके मोल आपको दिए गए थे सवाल में, इसके मोल आपने फाइंड करने हैं, तो इन दोनों के मोल्स को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयरिंग कहां से करेंगे, तो आपके पास क्या करें, हमारे पास H2 के मोल तो नहीं है, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। यहां पर देखें, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2
3.3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम इन दोनों को, जिसके मोल दिए गए हैं और जिसके मोल आपने फाइंड करने हैं, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। और कंपेयरिंग कहां से करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपको हमेशा दी गई होगी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में। यहां पर देखें ये कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इंटरप्रिटेशन हम पहले देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर उसने यही कहा है, जिनके मोल्स आपने निकाले या जिनके मोल्स दिए गए थे, खाली वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनके मोल्स से कंपेयर करें जिनके आपने फाइंड करने हैं। तो हमने उनको कंपेयर किया, किसकी मदद से, ये आपने बहुत अहम है, याद रखना है, किसकी मदद से कंपेयर करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि आपने यूज करना होगा बैलेंस इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर जिनके आपने फाइंड करने हो, खाली वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी हो, जिनके मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है, जिनके मोल्स आपको पता है उनको 1 बनाना होगा। इसका मतलब क्या है, अब देखें ये दो हमने कंपेयर के लिए 1 मोल 3 मोल के साथ क्या करता है, रिएक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब इन दोनों में से आपके पास क्या है, किसके मोल्स आपको पता है या किसके मोल्स आपने निकाले हैं, वो किसके पता है आपको, 3.3 मोल्स N2 के। तो इस N2 के मोल्स को आपने 1 बनाना होगा, लेकिन वो बाई चांस पहले से ही क्या है, 1 है। अब यहां पर अगर वो 1 है तो फिर आप अगले स्टेप पर चले जाएंगे। अगर वो 1 नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर यहां पर अब मैं क्या लिखता हूं, 3 लिखता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसकी, ये 3 मोल, और इसको मैं क्या लिखता हूं, 1 लिखता हूं। अब यहां पर देखें हमें N2 के मोल सवाल में दिए गए थे, या आप उसको फाइंड भी कर सकते हो अगर मैच दिया गया हो तो। ये N2 के मोल हमें सवाल क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, लेकिन यहाँ N2 के मोल क्या है, 1 है। तो इसका मतलब पहला काम हमें करना होगा, इसको 1 बनाना होगा। अब 1 कैसे बनाएंगे, इधर जो डिजिट होगा उसको उसी पर क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड 3, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, रेशो के एक साइड पर जो काम करते हैं रेशो की दूसरी साइड पर वही करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हम 1 से भी उसे 1 को भी 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये 1 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जिसके मोल हमें दिए गए थे वो किस में चेंज हो गया, वो आपके पास 1 में चेंज हो गया, और जो आपके पास दूसरा होगा वो 1/3। अब फिर आप अगला स्टेप इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा दिया गया था, पहले से ही उसको 1 बनाया हुआ था, तो हमने इसको 1 लिखा और इसको क्या लिखा, 3 लिखा। नेक्स्ट हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अननोन के मोल्स आ जाएंगे, फिर आप उनके मोल्स को मैस, पार्टिकल्स, वॉल्यूम और मोलर कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हो। यानी कि आप अगर कंपेयरिंग करोगे तो मोल की मोल के साथ करोगे, तो इससे आपके पास अननोन जो हाइड्रोजन है उसके क्या निकलेंगे, मोल्स निकलेंगे। यहां पर 1 मोल 3 मोल बना रहा था, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3.3 मोल्स हैं, जो कि सवाल में दिए गए हैं। इसका मतलब अगर इसका 1 मोल 3 मोल बना था, तो इसके 3.3 मोल, इसके कितने मोल बनेंगे, इधर भी 3.3 से हम क्या कर देंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, दोनों तरफ हम एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि रेशो की दोनों तरफ हम जो ना आपके पास एक ही काम करते हैं। अगर इधर 3.3 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 3.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होकर 3.3 हो जाएगा, जबकि ये आपके पास 3.3 और 3 मल्टीप्लाई हो गए 9.9 मोल्स हो जाएंगे किसके, H2 के। अब यहां से हमें देखें कंपेयरिंग से हमारे पास क्या आया है, मोल्स आए हैं उस अननोन सब्सटेंस के। अगर आपने मोल्स ही फाइंड करने हो तो यहां तक जो आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल रहेगा। लेकिन अगर आपने मोल्स फाइंड नहीं करने, मैस फाइंड करना है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हैं, फिर आपको इसके बाद ये वैल्यू, इस मोल से आपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। अगर आपने ये वॉल्यूम मालूम करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब वो आप रेस्पेक्टिव मैस, पार्टिकल, वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए हम उसका रेस्पेक्टिव जो फार्मूला है वो लगाएंगे, और इस तरह से हम उसे क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। यहां पर आपने सिर्फ एक बात को खास क्या रखना है, जब भी आप कंपेयरिंग करेंगे पहला स्टेप करने के बाद, तो आपको बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट की हेल्प लेनी होगी। और दूसरी बात ये, जिनके मोल्स आपने निकाले हैं या जिनके मोल आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, उनको आपने क्या करना है, उस कंपेयरिंग में 1 बनाना होगा। जैसे मैंने यहां पर अगर 3 मोल N2 के होते तो मैंने उसे 1 बनाने की कोशिश की। तो इसी तरह आप ये काम करेंगे तो ये आपके पास किसी भी किस्म का जो ना टफ न्यूमेरिकल होगा वो आप इजीली उसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना था, जिसमें हमने जितने भी जो आपके पास क्या थे
कन्फ्यूजन वगैरह थी उनको हमने जो ना दूर किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, जिसका आपको जवाब जल्द ही दिया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।